तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिल रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए लास्ट जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था अभी तक, वो पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो किसका था? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, जब मैं ये सारा स्टार्ट किया था तो एक छोटा सा एक मैप बनाया था मैंने, माइंड मैप। वहां पे अगर याद हो आपको तो मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ये मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर थोड़ा सा रिकैप करा दूं ताकि अभी मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर है, थोड़ा सा याद आ जाए आपको। इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक को हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक को हमने कहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने दो चैप्टर पढ़ा। एक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आपने पहला चैप्टर पढ़ा था। और दूसरा आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये पूरा का पूरा चैप्टर में एक चीज जो आपने ध्यान दिया होगा, यहां पे जो हमारा चार्ज था वो किस पर था? रेस्ट पर रखा हुआ था। ये आप ऑलरेडी पूरा अब पढ़ चुके हैं, रेस्ट वाली कहानी। अब जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब यहां पर चूंकि मेरा चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक मीन्स मोशन, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन अब किस में है? मोशन में है। और जब कभी भी कोई पार्टिकल मोशन में होती है तो दो ही प्रकार का मोशन कर सकती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, इसका मतलब है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और इसी कांस्टेंट स्पीड को आपने जो गत चैप्टर जो अभी हमने कंप्लीट किया जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर आप इसी कांस्टेंट स्पीड को क्या मानते थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने नाम दिया था। और जो चैप्टर इससे रिलेटेड आपने पढ़ा था वो कौन सा चैप्टर है? वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर जहां पे कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कौन सा चैप्टर कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेयरएज अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया है, इसके अंदर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट स्पीड से ना चल के कैसे चल रहा है? वेरिएबल स्पीड से। और जब कभी भी वेरिएबल स्पीड की बात आती है, जब कभी भी वेरिएबल स्पीड की बात आती है, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, जब कभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन किस में होगा? एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो जो फिजिक्स चैप्टर हमारा डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। तो कह रहा मूविंग चार्जेस आर मूविंग, बट अर्लियर इट वाज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, नाउ इट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक्सेलरेटेड मोशन, and therefore a new concept is called as magnetism where the charge is moving with non uniform motion या accelerated motion। Done? ये बेसिक एक आइडिया जो ऑलरेडी हम लोग बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली बार बता रहे हैं। अब खेला ऐसे ही नहीं अचानक से चालू हो गया। कुछ साइंटिस्ट तो पहले भी इसके बारे में, जैसे फैराडे थे, ऑर्स्टेड थे, इन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वहां से ये डिस्कवर किया गया है। देखिए ये इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी है। कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे, तो उससे पहले लिखिए इन द ईयर 1880 डैनिश फिजिक्स। डैनिश में तो समझते हैं, कहां के रहने वाले लोग को डैनिश बोलते हैं? डच। डैनिश वहीं बोला जाता है, नहीं? डैनिश फिजिसिस्ट इन द ईयर 1820, 1820 की बात है, 1820। डैनिश फिजिसिस्ट जिनका पूरा नाम है हंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड,
HANSCHRISTION, ऑर्स्टेड, ORESTED। अब इन्होंने बाई मिस्टेक, गलती से क्या डिस्कवर कर लिया, डिस्कवर किया कि क्या डिस्कवर किया, करंट कैरिंग वायर पोजेस मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा था, क्लास 10th में आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गलती से एक कंपास उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बगल में छूट गया, तो अचानक से उसमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। फिर उस कंपास को वो दूर लेकर गए, जब दूर लेकर गए तो देखिए वहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। फिर उसको पास लेकर आए, फिर एक्सपेरिमेंट किए तो डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। फिर ये कंफर्म करने के लिए कि ये डिफ्लेक्शन इसी की वजह से आ रहा है, तो अब उसने उनकी बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया। जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया तो कंपास में पहले इधर डिफ्लेक्शन था, अब डिफ्लेक्शन दूसरी दिशा में होने लगा। और इस सारी बातों से उनको क्या कंफर्म हो गया कि ये डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इसी सर्किट की वजह से हो रहा है। और वहीं से उन्होंने डेवलप किया कि करंट कैरिंग वायर के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसीलिए जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो जो अगला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी के बाद, उसका नाम क्या था, मैग्नेटिज्म नहीं था, हाँ कुछ था, वो याद करिए ना क्या था 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, उसका जो जीस्ट है वो यही है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिज्म चैप्टर नहीं था, मैग्नेटिज्म तो अभी है। तो अभी हेडिंग डालिए, मैंने उसके अंदर लिखी है, हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड experimented to demonstrate the magnetic field due to electric current. Hence Christian Oersted's experiment demonstrate the magnetic effect of electric current. चैप्टर का नाम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इनका क्रेडिट इनको क्या जाता है, ही established the connection between what, connection between electricity and मैग्नेटिज्म। तो इनको इसका क्रेडिट दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब डिवाइस की उत्पत्ति संभव नहीं थी, क्योंकि ये क्या है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी का ही ना कॉम्बिनेशन है। आप जनरेटर क्या है, जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एंड मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जब तक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक जनरेटर, मोटर, और पूरा दुनिया तो उसी से चल रहा है, जनरेटर और मोटर। कुछ चीज आपको इलेक्ट्रिसिटी से काम में लेना है तो उसमें मोटर लगता है, और कहीं लाइन कट गया तो जनरेटर लगता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, एंड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मूविंग ऑफ फैन मोटर। उधर प्रोड्यूस करिए और इसको मोटर से यूज करिए, इधर मोटर लगा दे ना, यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली खेला पूरा इसी का है, लेकिन इसको पैदा करने वाले साइंटिस्ट का नाम, ये गलती से किए कि जानबूझ के किए, छोड़ दीजिए, पर अगर ये नहीं होते तो आगे का कहानी संभव नहीं था। आगे लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हाँ, एक फिर आगे भी बहुत साइंटिस्ट आए, फैराडे आए, जोसेफ हेनरी आए, वो सब किए, पर मेन मुख्यतः इन्हीं को इसका क्रेडिट देता है एस्टैब्लिशमेंट का। क्योंकि ये अगर गलती से नहीं, अब न्यूटन तो एप्पल को गिरते क्या, मैंने एप्पल उन्हीं, बहुत पहले से गिर रहा है एप्पल,
पर देखे वही, तो क्रेडिट तो लोग न्यूटन का ही ना बोल रहा है, कहां बोल रहा है कि भाई किसी और का लॉ है, बोला आदित्य का लॉ है। हाँ तुम बहुत तेज हो, तो काहे नहीं तुम निकाल ले रहे हो कि दूसरा यूनिवर्स कहां पर है और उस पर क्या है, कहां तुम निकाल पा रहे हो? हाँ सब क्यों, अभी सब कुछ हो गया, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, बच्चा है केमिस्ट्री, अभी 2012 में एक्सपेरिमेंट हुआ गॉडली पार्टिकल ढूंढने का, अभी बहुत कुछ फिजिक्स में बाकी है होना। तुम वायरलेस करंट, बिना तार के करंट फ्लो करेगा, लोग रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, नहीं मरेगा ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वायरलेस नहीं है, कहा तुम उसमें तार लगाए हो लेकिन गर्म हो रहा है कि नहीं, समान हो रहा है, तो उसके बगल में तुम खड़ा तो मर जाते हो। सिंगापुर में या कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर वायरलेस करंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, कोई वायर नहीं, बिना वायर के करंट एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा वायरलेस इंटरनेट, पहले तो वायर से होता था, हम लोग लाइन लगाते थे, अब लाइन लगा रहे हैं क्या, ये अभी आया? अरे जियो, ये आया, इंटरनेट की फैसिलिटी तो अभी आई ना, वाईफाई की, पहले कहां था, लैन से होता था, जब तक तार नहीं घुसेड़िएगा काम नहीं बनेगा। तो जब वायरलेस इंटरनेट हो सकता है तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है, पर रिसर्च करो तुम, नहीं हुआ है अभी, उसमें बहुत रिसर्च बाकी है। अच्छा ये जो कंडक्टिविटी है वायर की, सुपर कंडक्टर जिसको बोलते हैं, जीरो रेजिस्टेंस, -200 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है, -200 डिग्री सेल्सियस पे, तुम रूम टेम्परेचर पे बनाओ कि ऐसा हम वायर बना दें, ऐसे मटेरियल का बना दें में रेजिस्टेंस ही ना हो, नो फ्लो, नो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ है अभी रिसर्च करने को, कर सब हो गया। हम तो पीएचडी जो कर रहा है फिजिक्स में सब पागल है। चलो लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ unification of electricity and magnetism is known as electromagnetism. Unification of electricity and magnetism is known as electromagnetism. Thus magnetism due to the electric current in a conductor, is called electromagnetism. Thus magnetism due to electric current in a conductor is called electromagnetism। और इन सब का क्रेडिट जाता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट, हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। लिखिए ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी कहानी के रूप में सुनाया है कि ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली बाय मिस्टेक, गलती से उनने डिस्कवर कर लिया, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ वायर्स के साथ और कुछ इसके साथ, उन्होंने इस तरह से बैटरी लगा रखी थी, कुछ स्विचेस थे और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती से उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बगल में, यहाँ पर गलती से कंपास छूट गया, यहाँ पे गलती से क्या छूट गया, कंपास छूट गया। और ये जो कंपास यहाँ छूटा है, जैसे ही उन्होंने क्या किया, इस स्विच को ऑन किया और यहाँ पर क्या फ्लो करना स्टार्ट किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। इसमें क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो इनको लगा कि जरूर कुछ बाहरी कोई चीज है जिससे ये हुआ है। फिर अपने एक स्टूडेंट को कहा कि जाओ इसको दूर ले आके रख दो, दूर ले आके रखो, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया तो देखो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब उनको लगा कि नहीं, एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट नहीं है। तो फिर उसको वापस क्या किए, पास लेके आए, और जब पास लेकर आए फिर से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो वहां पे क्या दिखा उनको, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया।
फिर उन्होंने कहा कि अच्छा और कंफर्मेशन के लिए एक काम और करते हैं, इसकी पोलैरिटी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और जब इन्होंने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया तो करंट अब उल्टे दिशा में बहने लगा। जब करंट उल्टे दिशा में बहने लगा तो डिफ्लेक्शन जो पहले उधर था अब डिफ्लेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, जिससे इनको क्या पता चला कि कहीं ना कहीं यहीं पर जो करंट कैरिंग कॉइल है या करंट कैरिंग कंडक्टर है उसी से यहां पे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आया। और मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब इसके चारों तरफ बन रहा होगा तभी ना कंपास डिफ्लेक्ट किया होगा। तो लिखिए हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड परफॉर्म्ड अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हंस Christian Oersted performed a simple experiment to demonstrate the magnetic effect of electric current. Performed a simple experiment to demonstrate the magnetic effect of electric current. तो एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया। अब डायरेक्टली इसके ऑब्जर्वेशंस को लिख दीजिए। अब इसके ऑब्जर्वेशंस को लिखिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, व्हाट ऑब्जर्वेशंस ही मेड। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, लिखिए व्हेन करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ कॉइल, व्हेन करंट वाज अलाउड, जो हमने अभी बोला है उसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं। द करंट वाज अलाउड, व्हेन करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ वायर, व्हेन करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ वायर प्लेस्ड along the axis of magnetic needle, along the axis of magnetic needle, the needle was found to deflect from its normal position. The needle was found to deflect from its normal position. The needle was found to deflect from its normal position. तो जब इन्होंने ऐसा रखा तो वहां पे करंट इन कॉइल shows deflection in magnetic compass. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 तो यही है, मैग्नेटिक कॉम्पास। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 सेकंड ऑब्जर्वेशन, ना वही एक ही बात है, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल वाज फाउंड, द डिफ्लेक्शन इन द निडल वाज फाउंड, deflection in needle was found in opposite direction when the polarity of battery was reversed. When the polarity of बैटरी वॉज रिवर्स्ड, जब उसने पोलैरिटी को रिवर्स किया तो उन्होंने क्या पाया, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया था, जो ऑलरेडी मैं यहां समझा चुका हूं आपको। एंड लास्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज्ड, डिफ्लेक्शन क्या बोला, deflection of magnetic field, deflection of magnetic field depends upon the strength of electric current, depends upon the magnitude of electric current, of इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा था तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट कम तो डिफ्लेक्शन कम। यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड किए थे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कम आया यानी करंट की वैल्यू कम थी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कम हुआ, ऐसे डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। ये डायग्राम आप बस उसके नीचे बना लें, पर दोनों मत बनाइएगा, कोई एक ही साइड का बनाइएगा, दोनों मत बनाइए, एक साइड का बनाइए। बस ये 2 बार बता दिया ताकि जब रिवर्सल हुआ था तो ऐसा हुआ। जल्दी बनाइए।
जल्दी बनाइए। ही कंक्लूडेड दैट, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हुआ? अरे नीचे ही बना लेता, वहीं बगल में एडजस्ट क्यों कर रहा है? मैंने अगले पेज में कर लेता। चलो ठीक है, जल्दी करो। ही कंक्लूडेड दैट, ये इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिख लीजिए। ही कंक्लूडेड दैट an electric current in a conductor produces magnetic field. He concluded that an electric current in a conductor produces magnetic field in the space around it. In the space around it. तो इनके पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हुआ कि भाई जो करंट कैरिंग वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जब पोजेस करता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो अभी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की कुछ बात की है। डन। अब देखिए, ये तो हो गया इसका डिफ्लेक्शन, पर ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं? तो उसको पता करने के लिए दो रूल है, एक है एम्पेयर स्विमिंग रूल और दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग पहले एम्पेयर स्विमिंग रूल लिख दिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इज फाउंड, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इज फाउंड बाय एम्पेयर स्विमिंग रूल। एम्पेयर्स स्विमिंग रूल, एम्पेयर स्विमिंग रूल। अब ये एम्पेयर्स का स्विमिंग रूल क्या है, इसको हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज एम्पेयर स्विमिंग रूल। क्या है एम्पेयर का स्विमिंग रूल? राइट, हाँ मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। राइट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is found applying this rule, applying this rule। तो इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला भी रहता है। मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है। तो जो करंट कैरिंग वायर है उसको आपको ऐसे मानना है, जो करंट कैरिंग वायर है उसको आपको ऐसे मानना है कि करंट यहां से इंटर किया है और इस तरफ से निकला है, और जो स्विमर है, जिस स्विमर की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही तैर रहा है जैसे कि इधर से करंट गया हो और इधर से करंट निकल गया हो। माने जिस दिशा में वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसी दिशा में स्विमर को भी क्या करना है? तैरना है। तो लिखिए, इमेजिन अ मैन हु स्विम्स अलोंग अ कंडक्टर, इमेजिन अ मैन हु स्विम्स अलोंग अ कंडक्टर, imagine a man who swims along a conductor in the direction of current facing the needle, in the direction of current facing the needle, such that current enters his feet, such that current enters his feet, then north of needle will deflect towards the left hand, then north of needle will deflect towards the left hand, north of needle will deflect towards the left hand। तो ये आपका कंपास है और इस कंपास में आपने ऐसे रखा है कंपास को। बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। कह रहा है ये इसका कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट हैंड होगा, और ये इसका कौन सा हाथ होगा? राइट हैंड होगा। अगर इसका चेहरा टुवर्ड्स दी क्या है, ये वायर है जिधर नीडल रखा हुआ है, तो कह रहा है ये नॉर्थ पोल जो इसका ऊपर वाला हेड होता है और ये साउथ पोल जो इसका नीचे वाला हेड होता है, ये नॉर्थ पोल किस तरफ घूमेगा?
ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा। और सेम अगर आप राइट हैंड थंब रूल से भी देखिएगा, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, ऑब्वियसली इधर ही होगा। डन। हेडिंग डालिए। अच्छा, उसमें एक नोट डाल के बात लिख लीजिए। ये बना लिए, जल्दी बनाइए। इस रूल को शॉर्टकट में याद रखने का एक लाइन है जो हम लोग को याद रख लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्नो। दैट इज कॉल्ड एज स्नो। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्नो का क्या स्टेटमेंट है? इफ द करंट इज flowing such that it enters from south and goes in north direction, the north direction the north of magnetic needle, the north of magnetic needle will deflect towards west, deflect towards west। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर आप याद रख लेते हैं, इससे भी आपका काम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एम्पेयर स्विमिंग रूल। एंटर्स फ्रॉम साउथ, साउथ से इंटर किया और नॉर्थ से निकला, तो टॉप ऑफ द निडल है वो वेस्ट को डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक स्टेटमेंट अगर स्नो का याद रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज नॉर्थ पॉइंट, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? जब ये कंफर्म हो गया कि जब आप एक करंट कैरिंग वायर में इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जब आपने इस प्रकार से बैटरी लगा रखी है और वहाँ पर एक ये है, अब हम लोग इंटरेस्टेड, मैंने हम लोग मतलब वो साइंटिस्ट लोग इंटरेस्टेड थे ये पता करने में कि आखिर उसका नेचर कैसा है। नेचर पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहाँ पर एक इस तरह का एक पेज लिया और उस पेज पर इन्होंने आयरन के कुछ फिलिंग्स डाले। इस पेज पर उन्होंने आयरन के कुछ फिलिंग्स डाल दिए, आयरन के कुछ फिलिंग्स डाल दिए, आयरन के कुछ फिलिंग्स डाल दिए। जब आयरन के कुछ फिलिंग्स इसके ऊपर डाले गए तो पहले तो वो बिल्कुल, इसमें ब्राउन कलर है कोई, लोहा का कलर कैसा होता है, ये वाला ले लेता। तो पहले तो वो ऐसे डॉट छितरा ऐसे कुछ कहीं ऐसे कुछ पड़ा हुआ होगा, ऐसे इनिशियली तो ऐसे ही रहा होगा। जब ये स्विच क्या था, जब ये स्विच ऑफ रहा होगा, जब ये स्विच ऑफ रहा होगा तो ऐसा कुछ पड़ा हुआ था। लेकिन द मोमेंट आपने इसको क्या किया, ऑन किया, द मोमेंट आपने इसको क्या किया, ऑन किया, ये जितने भी डॉटेड वाले लाइन थे ये सब अपने आप को कैसे अरेंज कर लिए, एक परफेक्ट कंसेंट्रिक सर्कल्स में इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। और यहां से पता चला कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है
if the current is flowing in a particular circuit, then the nature of magnetic field is concentric circle having center, that is the wire itself. जो वायर ऊपर से नीचे जा रहा है उस वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह क्या बन गए, रिंग्स बन गए, और ये कंसेंट्रिक सर्कल ही नेचर है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये नेचर वाली बात आप उसमें लिखिए, पहले एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बना लीजिए, उसके नीचे इस कहानी को लिख देता हूं। तो आप ये डायग्राम बनाइए, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू a current carrying straight conductor is concentric circles having center as the wire itself. ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है द कंसेंट्रिक सर्कल्स आर परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर। तो पॉइंट 2 है कि ये जो प्लेन है, ये एक्चुअली प्लेन कैसा है, ये ऐसा प्लेन ना, ये ऐसा प्लेन है, और वायर कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स इस प्लेन पर बन रहे हैं और ये आपका वायर है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये आपका वायर है और इसके ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो ये वायर और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बात भी और ध्यान रखने वाली है। तो ये 2 बातें लिख लिए, डायग्राम बना लिए। ऐसा भी देखा गया कि ये वायर्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। मैं यहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं बना पा रहा हूं, पर ये वायर्स सेंटर के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड थे, और जैसे जैसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे ये क्या होते चले गए, थोड़े से स्पेसिंग इसकी लाइंस की बढ़ती चली गई। उसका मतलब है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द वायर इज मोर एज द फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड, और जैसे जैसे दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द वायर, ये जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो ये तीसरा एक और पॉइंट आपको लिखना है, राइट द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेसिंग बिटवीन द lines of magnetic field is crowded near the center या wire. As we move away from the center, the spacing या the space between the magnetic field lines, between the
magnetic field lines increases. इससे समझ में क्या आता है? इस समझ में आ रहा है more crowded the magnetic field, the strength of magnetic field is more. The strength of magnetic field is more and vice versa. Clear? Is more crowded the magnetic field, the strength of magnetic field is more. जितना ज्यादा क्राउडिंग है वहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्राउडिंग कम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम. हेडिंग डालिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये निकलता है राइट हैंड थंब रूल से. ये कैसे निकलता है? हाँ, पर वो क्या था, कहीं भी वायर रखा है तो आप उसके ऊपर निकालते हैं, ताकि वो निडल, खास करके आप डिफ्लेक्शन इन दी कंपास निकाल रहे थे. यहां डिफ्लेक्शन इन दी कंपास नहीं निकाल रहे, यहां आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल कहता है अगर ये आपका करंट कैरिंग वायर है, दिस इज योर करंट कैरिंग वायर, आपको इस करंट कैरिंग वायर में ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको ऐसे पकड़ना है, अपने थंब को ऐसे रखना है कि आपका थंब शुड फेस दी, ज्यादा बड़ा हो गया अंगूठा, आपका थंब शुड फेस सच दैट जाबे राइट हैंड क्या ऐसे जा, तुम ऐसे से क्या करना, ऐसे जाए. राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन नॉर्थ है, माने डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये करंट का डायरेक्शन है. द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ऐसा मतलब अंदर गया, और अगर इधर से अंदर गया है तो ऑब्वियसली इस तरफ से बाहर निकलेगा. तो जब बाहर निकलता है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं. तो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए. राइट हैंड, इफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन, कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड. अच्छा, क्यों नहीं बोला? पकड़ के चेक करिए. कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, टू बी हेल्ड इन राइट हैंड. अच्छा, क्यों नहीं बोला पकड़िए तार को? क्यों कह रहा है इमेजिन करिए? क्यों नहीं कह रहा कि पकड़ लीजिए हाथ में तार को? इमेजिन. अगर आप इसको पकड़ लीजिएगा तो आखिरी चीज है जो आप पकड़िएगा जीवन में. नहीं, कंडक्टर कैरिंग इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current, such that the thumb points in the direction of current, points in the direction of current, then the curling of fingers, then
द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स will give the direction of magnetic field. Will give the direction of magnetic field. The direction of magnetic field. ये राइट हैंड थंब रूल है. कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर क्या कर रहा है रे, डांस क्या, तो तुनक कर रहा है. अब ये इनसाइड द बोर्ड मतलब द फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू इनसाइड. तो एक क्रॉस बनाते हैं फॉर इनसाइड द बोर्ड. मेरे लिए, आपके लिए इनसाइड द पेपर होगा या इनसाइड द प्लेन लिख लीजिए, सबके लिए बराबर हो जाएगा. और डॉट इज फॉर आउटसाइड द प्लेन. डॉट किसके लिए बनाते हैं? फॉर आउटसाइड द प्लेन. तो ये दोनों डायरेक्शन ध्यान रखना है, इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन. अरे ऐसे जब फिंगर कर्ल किए तो अंदर गया ना, तो ये जो अंदर जा रहा है उसको ऐसे डिनोट करते हैं. ऐसे घूम के जब यहां से बाहर निकलेगा तो बोर्ड से बाहर आया, तो ये एरो है. ये एक्चुअली क्या है, ये जानते कि नहीं जानते ये कन्वेंशन कहां से आया है? ये एक्चुअली कन्वेंशन आता है यहां से. देखिए ध्यान से, ये कन्वेंशन कहां से आया हुआ है? एरो देखिए ना कभी, तो ये इस तरह का एरो होता है ना, ऐसे देखे होंगे, ऐसे एरो होता है. ये जो एरो है इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा. लेकिन जब आप इसे पीछे से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा. ऐसे दिखेगा ना, क्रॉस टाइप का. तो ये क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन. क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन. और ये डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन. आउटसाइड द प्लेन. क्लियर? डॉट और क्रॉस. डन. बना लिया यहां तक? यहां तक रखते हैं. अगली क्लास में हम लोग, अब हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता चल गया कि भाई ऑर्स्टेड ने कैसे डिस्कवर किया, ये पता चल गया कि उसका नेचर कैसा था, ये भी हमें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन पता किए. तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हमने फीलिंग्स डाला, फीलिंग में कंसेंट्रिक सर्कल आई, वो पड़ गया. अब ये हमें पता चल गया कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो है. अब उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पता करना स्टार्ट किए. तो अगले क्लास में पहला ही हेडिंग हम लोग डालेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो अब हम लोग मैग्नेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. समझ में आया? तो वीडियो अगर आप मेरे देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इस चैप्टर में अभी ये पहला लेक्चर है. अगर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको हर चीज समझ में आता रहेगा. रेगुलर बेसिस पर लेक्चर अपलोड होते रहते हैं, उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.